हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का आदर्श एकेडमी क्लासेज में। चलिए और आज देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। आज जो है लगभग परीक्षा जो है एनटीपीसी में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए देरी करते हैं और शुरू करते हैं डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि निम्न में से कौन जो है थायमिन का अच्छा स्रोत, कहता है कि निम्न में से कौन जो है विटामिन थायमिन का अच्छा स्रोत है। तो आप आंसर दीजिए तो फटाफट किसका अच्छा स्रोत जो है कौन सा होगा। एकदम मेरे भाई तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्द जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा एनटीपीसी। ठीक है, जिस बच्चे का स्टूडेंट का नंबर जो है 50 से भी कम है, जैसे मान लीजिए कि छठा और सातवां फेज में दिए होंगे तो उसमें अधिकतर जो है 60 से 70 ही लोग जो है अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो भी लोग भी घबराए नहीं, क्योंकि उस अगर ये दोनों फेज में दिए हैं आपका 45-50 भी आ रहा है ओबीसी में है, और गलती अगर 10 से भी कम है तो आपका ग्रेजुएशन मार्क जो है यहाँ पर 15 से 10 नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो जुड़िएगा तब 55, 60, 65 के आसपास का नंबर हो जाएगा तो आपका रिजल्ट जो है आने की पूरी संभावना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं मेरे भाई। तो आप एकदम तैयारी में भिड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन जो है लेना है मेरे भाई, क्योंकि इस बार जैसा मौका है रेलवे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, ऐसा मौका फिर मेरे भाई नहीं मिलेगा। बच्चे कम है, भीड़ भाड़ कम है और रिजल्ट ढेर सारा आएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन थायमिन का प्रमुख स्रोत है। गाजर की बात करें तो गाजर मुख्य रूप से जो है कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, नोट कीजिएगा। कैरोटीन का मुख्य स्रोत जो है गाजर है। चावल में बात करें तो यह थायमिन का मुख्य स्रोत है। बात करते हैं सोयाबीन में, तो सोयाबीन में क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। किसमें? प्रोटीन में। और बैगन में उतना है। ठीक है, तो कहता है इनमें से कौन जो है थायमिन का अच्छा स्रोत हो गया, तो आपका कौन हो जाएगा? चावल। तेल का स्रोत जो पूछेगा तेल वसा का, तो तेल में जो है वसा पाया जाता है। अगर पूछेगा आयरन का, तो पालक में किसका स्रोत है? आयरन का स्रोत है। पालक में सर्वाधिक आयरन जो है पाया जाता है। चलिए, लेकिन अगर पूछेगा कि गोल्डन चावल है तो सोचे चावल है ना, लेकिन पूछे गोल्डन चावल, अगर पूछ ले कि गोल्डन चावल किसका स्रोत है लिखिएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, गोल्डन चावल कहेगा, गोल्डन चावल, तो गोल्डन चावल में लिखिएगा इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन पाया जाता है? विटामिन ए। नोट कर लीजिएगा, गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कहता है कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना किस राज्य में बहता है। देखिए कोसी की बात करें तो नोट कीजिएगा, कोसी जो है मेरे भाई यह गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है। यह नेपाल में पड़ता है। गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है मेरे भाई। कहाँ से निकलता है? गोसाईनाथ पहाड़ी से निकलता है। इसे बिहार का शोक क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। और यह सिंचाई जो है कहाँ है? बिहार में। कहाँ अवस्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए, और लगभग 720 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो है यह गंगा में जाकर कोसी जो है मिल जाता है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, तो आपका आंसर हो गया कौन? बिहार हो गया। चलिए, कहता है तीसरा क्वेश्चन कि नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, और भारतीय के शास्त्रीय नृत्य पर एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। इसके लेखक कौन है? देखिए भास की बात करें तो स्वप्नवास वादता के लेखक भास है। भास को लिखिएगा, इसे भारत का प्रथम नाट्यकार मतलब नाटक लिखने वाला नाटककार जो है माना जाता है। ठीक है, इसे भास को नाटककार माना जाता है। तुलसीदास की बात करें तो यह रामचरितमानस के लेखक है। नोट कर लीजिएगा,
बात करें वेद व्यास, तो महाभारत की रचना किसके द्वारा हुआ? वेद व्यास के द्वारा किया गया। और नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। यह भारत के प्रथम नाट्यकार माने जाते हैं। लेकिन पूछेगा मेरे भाई कि आधुनिक भारत का नाट्यकार किसे माना जाता है? तो लिखिए, आधुनिक भारत का नाट्यकार जो है आपका जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। किसको माना जाता है? नोट कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद को। आधुनिक भारत का नाट्यकार जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि जब अग्निशमन के नोक को दबाते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है काफी अधिक मात्रा में, और जिसके कारण क्या होता है? आग बुझाने में काफी आसानी होता है, मतलब आग बुझ जाता है क्या? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखते होंगे पेट्रोल पंप चाहे दुकान वगैरह में चाहे कोचिंग संस्थान में जो है एक छोटा सा सिलेंडर रखा जाता है। छोटा सा सिलेंडर उसमें रखे हुए रहता है, ठीक है। इस टाइप के जो है सिलेंडर जो है रखा रहता है यहाँ, ठीक है। इस तरीके का सिलेंडर रखा रहता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाला नोक को हम क्या करते हैं, जब इसका जो यूज होता है, आग लगता है तो इसका यूज हम एक ही बार करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इसको नोक को दबाते हैं ना, तो ऊपर जो है वो ऊपर वाला भाग जो होता है अंदर में, उसमें जो रखा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल रखा जाता है, और रखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो दोनों अलग अलग दो पार्ट में रखा जाता है। तो जब इसको हम दबाते हैं तो वह जो होता है क्या होता है, आपस में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं। मिलने के बाद जो है काफी तीव्र अभिक्रिया होती है। तीव्र अभिक्रिया होने के बाद वहां से CO2 की मात्रा काफी अधिक जो है बनती है, जिसके बाद उसको हम दबाते हैं तो खाली इससे कौन सा गैस निकलेगा, खाली इससे जो है CO2 गैस जो है निकलता है। और यह क्या कहता है कि जिस जगह पर आग लगा वहां पर जब इसे मारते हैं, स्प्रे करते हैं, सिर्फ CO2 गैस निकलेगा, तो उससे क्या होता है कि आग को वायु मतलब ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। और जब आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाता है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो इसके कारण जो होता है हम आग पर जो है काबू पा सकते हैं। तो वही कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है इसके आपस में किसके मिलने से, तो यहाँ पर मेरे भाई होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करता है तो काफी अधिक मात्रा में CO2 जो है उत्पन्न करता है। इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। अगर पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो CO2 का होता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो CO2 की मात्रा काफी अधिक होने से वैश्विक तापमान जो है वृद्धि हो रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि होने से क्या होता है, अंटार्कटिका में जो बर्फ क्या जो है, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान है, वो बर्फ जो है क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। इसके वजह से जो भी आसपास समुद्र वगैरह है उस समय पानी का स्तर जो है बढ़ रहा है। तो वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से CO2 जो है जिम्मेदार है। तो आपका आंसर हो गया क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। चलिए, कहता है अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र देख सकते हैं। देखिए अभी, हालांकि अभी की बात करें वर्तमान में ओजोन क्षेत्र की, तो अभी वर्तमान में ओजोन क्षेत्र जो है वो काफी कम हुआ है। वातावरण भी मेरा काफी शुद्ध हुआ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से क्या हुआ कि गाड़ी घोड़ा जो है कम चले, रोक लगा दिया गया। इससे मेरा वातावरण क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और इसी का मुख्य कारण है कि यही कारण है कि काफी इस साल जो है काफी अधिक वर्षा देखने को भी मिला, मौसम मानसून से पहले भी, ठीक है। तो यह जो ओजोन क्षेत्र होता है उसमें कुछ जो है कमी हुआ है, ठीक है। और यह ओजोन क्षेत्र जो अंटार्कटिका के ऊपर आप देख सकते हैं, और कब, भीषण गर्मी के मौसम में जो है दिखाई देता है। कब, भीषण गर्मी के मौसम में जो है दिखाई देता है, ठीक है। बात करें ओजोन का, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। 3 परमाणु इसमें होते हैं, ऑक्सीजन के कितने, 3 होते हैं। चलिए, तो सारे पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्या कहता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेरे भाई, बात करते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। नोट कीजिएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इस समय महारानी रहती एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी के नाम से जाना जाता है? जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेज के प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था किस स्थान पर किया गया था, तो नोट कीजिएगा वह किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था? सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम जो फैक्ट्री है वो कोठी कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। अगर पूछे कि किस अंग्रेज को इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछता है, नाम में नोट कीजिए मेरे भाई, किस अंग्रेज को इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है, तो लिखिएगा हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है, तो जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और उसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम रहती है। ठीक है, तब का हो गया जॉन कंपनी। चलिए, कहता है इंटेस्टिनल म्यूकोस इपीरियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? कौन सी कोशिका कहता है कि म्यूकस को स्रावित करता है? तो फटाफट बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कहता है कि म्यूकस का जो स्रावित होता है वो किस कोशिका से होता है मेरे भाई? तो म्यूकस का स्राव जो होता है वो गॉबलेम कोशिका से होता है। किससे होता है? गॉबलोम कोशिका से होता है। बात करते हैं रक्त कोशिका का, रक्त का, तो लिखिएगा रक्त जो है एक संयोजी ऊतक। रक्त कितने प्रकार के पाया जाता है? ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है, रक्त ए बी को लिखिएगा, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकता है किसी से रक्त ले सकता है, सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। जबकि ओ को नोट कीजिएगा, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए बी को रक्त सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें माइनस प्लस की बात कर दे कि वो प्लस होगा कि वो माइनस, तो लिखिएगा ओ माइनस को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया गॉबलेम कोशिका। कहता निम्न में से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? मतलब कहता है कौन सा आधुनिक कृषि पर प्रभाव नहीं है? सुपोषण का प्रभाव पड़ता है, जैव आवर्धन का तो पूरा प्रभाव पड़ता है कृषि पर, जैव आवर्धन और नाइट्रेट प्रदूषण भी पड़ता है, लेकिन आपका ओजोन अपक्षय जो नहीं पड़ता है। ओजोन अपक्षय जो है कृषि पर जो है प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो कहता है इनमें से कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओजोन अपक्षय हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि विद्युत प्रवाह की दर किसके द्वारा होता है, या विद्युत प्रवाह की दर क्या होता है? देखिए विद्युत क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा जो है सिर्फ कुचालक पदार्थों से पास नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सुचालक पदार्थों ही पास करता है। बात करें विद्युत का सर्वाधिक सुचालक की बात करें चालकता, तो चांदी का होता है। सबसे अधिक चालकता किसका होता है? चांदी का होता है। कुचालक पदार्थ वैसे होता है जिसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, वह कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, शीशा, से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। अर्धचालक जिसे विद्युत धारा जो है थोड़ी मात्रा में प्रवाहित हो, जैसे अर्धचालक के रूप में आपको पूछता है कौन हो जाएगा? जर्मेनियम और सिलिकॉन। लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है चालक में तो वहां पर प्रतिरोध नहीं होता है।
लेकिन अर्धचालक में प्रतिरोध जो है चालक की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, इसलिए वो अर्धचालक है। कुचालक में काफी अधिक विरोध होता है, इलेक्ट्रॉन का दम साफ जाने नहीं देता है। किसमें? कुचालक में। तो जैसे ही अर्धचालक में ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोध घट जाएगा, और चालक में प्रतिरोध कम होता है, नहीं होता है। तो जैसे ही प्रतिरोध घटेगा तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वह चालक के भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, तो कहता है कि विद्युत प्रवाह की दर, विद्युत को हम मापते किससे हैं? तो यह मापते दर्शाते हैं किससे? एम्पियर में। किससे दर्शाते हैं? एम्पियर दर्शाते हैं। बात करते हैं क्यूरी, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। बात करते हैं पास्कल का, क्या है? दाब जो है किसका है? पास्कल का है। तो विद्युत प्रवाह की दर किसे मापते हैं आपका? तो आंसर क्या हो गया? एम्पियर से। चलिए, कहता है कि एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। कहता है कि अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर जो अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है। तो जब कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है जी, जो वहां जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वह क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण जो बल हो जाएगा मेरे भाई, वह क्या हो जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह हो गया आपका लड्डू, यानी जीरो हो गया। क्या हो जाता है? जीरो। इसी कारण है क्योंकि इसमें क्या होता है? उसमें भारहीनता की अनुभूति होती है। यही कारण होता है किसका? भारहीनता का कारण होता है। तो कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूर्णन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है किसके कारण होता है? तो शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या हो गया? वहां शून्य हो गया, तो स्वाभाविक है गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा, तब वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे चंद्रमा पर देखते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है वह पृथ्वी की अपेक्षा में काफी क्या है? कम है। तब नहीं यहाँ का द्रव्यमान कोई वहां जो है 1/6 होता है। चलिए, कहता है ठोस की शुद्धता। देखिए, ठोस पदार्थों, सारे पदार्थ का गलनांक क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जनरली ठोस पदार्थों की शुद्धता की बात करें कि ठोस पदार्थों की शुद्धता हम किससे निर्धारित करते हैं? तो ठोस पदार्थों का शुद्धता जो है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो गलनांक के द्वारा। किसके द्वारा? गलनांक के द्वारा। जिस तापमान पर वह गलनांक में परिवर्तित हो जाए, गल जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, वह उसका गलनांक कहलाता है। और किसी भी पदार्थ का शुद्धता जो है वह उसके गलनांक के द्वारा शुद्ध किया जाता है, या गलनांक के द्वारा जो है प्राप्ति की जाती है। तो ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गलनांक। जैसे लोहा है तो उसका भी तापमान लगभग 1500-1600 डिग्री सेल्सियस पर लोहा को जब हम ताप गर्म करेंगे तो क्या होगा? द्रव में बदल जाता है, देखते हैं। और उसके बाद ऐसा जो सामान बनाना रहता है वैसा आकृति में उसको जो है हम ढाल देते हैं। ठीक है, जैसे ढलवा लोहा वगैरह सब आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। चलिए छापिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी की लंबाई 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि एफ का लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, जो दिया हुआ से लिख लीजिए, तथा फोकस की लंबाई 30 सेंटीमीटर। इसके सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखा जाए? वस्तु की बात कर रहा है, मतलब कि यू जो है नहीं दिया हुआ है, और भी जो है ताकि उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 60 सेंटीमीटर पर बने। मतलब वस्तु की दूरी नहीं मालूम है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है कि लेंस से दूसरी तरफ कितना दूरी पर बनता है? 60 सेंटीमीटर पर बनता है। हो गया? ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है मेरे भाई? 1/v माइनस 1/u, ये ना होता है। अब हमको निकालना है क्या? u निकालना है ना, वस्तु की दूरी निकालना है। तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ठीक है, अब बनाइए तो इसका आंसर कितना देगा? फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला भी आपको मिल गया। चलिए बनाइए तो फटाफट।
ठीक है, बनाइए तो इसका आंसर कितना आएगा। बना, देखिए बना लिए होंगे, बस कुछ नहीं कर रहा भाई, इसका मान बस पुट कर दीजिए। भी का मान कितना है 60 है ना, 1/60 माइनस 1/30, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 60, ये कट जाएगा 2, यानी 1/u बराबर कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा ना 1/60, यानी u बराबर कितना हो जाएगा 60। उत्तर है यानी ऋणात्मक। तो क्या कर रहा है, तो एक उत्तर लेंस में फोकस की लंबाई दी हुई था 30 सेंटीमीटर। इसके सामने कहा था कि कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा था मेरे भाई, कि उसका प्रतिबिंब जो है लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है बने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र 1/a बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/u को इधर ले आएंगे तो 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। f का मान दिया हुआ था कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/60 हो जाएगा। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई दिया हुआ था दूरी, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 60। इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ऑप्शन छूट गया था। ऐसे बना लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, सारे न्यूमेरिकल को मेरे भाई एक साथ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सारे न्यूमेरिकल को नोट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो गारंटी है कि एग्जाम का आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। ये आपको तब अनुभव होगा जब एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम दे के आइएगा तो कहेगा कि हाँ, आदर्श एकेडमी से जितने भी हम पढ़े एक भी क्वेश्चन मेरा बाहर नहीं गया। बशर्ते आपको शिद्दत से, ईमानदारी से सारे पॉइंट नोट करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कहता है पुस्तक टू द ब्रीफ एंड बैंक इंडिया 1991 स्टोरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा, जयराम रमेश है। कौन है, जयराम रमेश जो है इसके लेखक है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो, तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तरंगदैर्घ्य की लंबाई पूछ रहा है। अगर क्लास ध्यान से देखते होंगे न्यूमेरिकल सारे, तो एक फार्मूला बताए थे, v बराबर n लेमडा। ठीक है, जहां पर लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य की दूरी, तरंगदैर्घ्य की लंबाई। जहां बताए थे लेमडा क्या है, तरंग क्या है, तरंग तरंगदैर्घ्य की लंबाई, और भी तो आपका चाल हो जाएगा, और यह क्या है, आवृत्ति। भी क्या है, n क्या है, आवृत्ति। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, n लेमडा है। तो लेमडा के मान, तरंगदैर्घ्य की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तरंगदैर्घ्य हमको क्या करना है मेरे भाई, निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, v बराबर n लेमडा। v क्या होता है, तरंग की चाल। तरंग की चाल दिया हुआ है कितना 480, तो बस उठा दीजिए 480 मीटर पर सेकेंड बराबर v बराबर n लेमडा। n का मतलब क्या होता है, तरंग की आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति कितना है 120 हर्ट्ज है। ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा, n लेमडा हो जाएगा। ठीक है, लेमडा ही तो निकालना है। लेमडा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की लंबाई होती है, बस काट दीजिए। यह फॉर्मूला याद रखिएगा आपसे, v बराबर n लेमडा, जहां v क्या है, तरंगदैर्घ्य की चाल, n क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति, और यह लेमडा क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की लंबाई। ठीक है, तो काट दीजिए, 12 से 4 मरतबे कट गया, यानी लेमडा का मान कितना आ जाएगा 4 मीटर। देखिए तो ऑप्शन में है।
तो V बराबर A लैम्डा फॉर्मूला याद रखिएगा, इसे बन जाएगा। कहता है कॉलीफॉर्म क्या है, नोट कर लीजिए। देखिए कॉलीफॉर्म जो है जीवाणुओं का समूह, क्या है, जीवाणुओं के समूह को कॉलीफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, जीवाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, कॉलीफॉर्म कहा जाता है। किसको, जीवाणु के समूह को। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। फटाफट इसका आंसर बताइए तो क्या होगा, बनाइए तो। देखिए अगर पूछे जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरीके से आपका राज्य में भी क्या होता है, राज्य के विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा। तो कहता है कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। देखिए विधान परिषद के अगर पूछे कि गण पूर्ति कितना सदस्य होना चाहिए, तो लिखिएगा कुल सदस्य का 1/10 सदस्य जो होता है गण पूर्ति फोरम होना चाहिए। अगर पूछे किसके सदस्य का आयु पूछे तो नोट कीजिएगा आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ राज्यसभा का होता है उसी तरीके से राज्य विधान परिषद में आयु कितना होना चाहिए, सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। और इसके सदस्य का कार्यकाल लिखिएगा, कार्यकाल जो होता है बड़े भाई 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। और एक जो बैठक होता है राज्य विधान परिषद में, जब बैठक होता है विधान परिषद का, तो 2 बैठकों के अंतराल, पहला बैठक और दूसरा बैठक का अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह था राज्य विधान परिषद के बारे में। और इसमें जो है कितना सदस्य जो है, तो 1/3 सदस्य जो है डायरेक्ट जो है विधानसभा द्वारा जो है आपका चुन लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 1/3। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए कहता है कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, कौन सी योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। चलिए फटाफट आपका आंसर बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, बनाइए तो। बना लिए होंगे। देखिए आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह जो है 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्या मां, 7वीं। 6ठी योजना की बात करें तो इसमें नाबार्ड योजना जो है उसकी स्थापना होता है। बात करते पहला योजना 51 से 56 तक चलता है 5 वर्षीय, दूसरा 56 से 61 चलता है और तीसरा 1961 से 66 तक चलता है। उसके बाद जो योजना अवकाश हो जाता है। ठीक है, 69 तक, 69 से 74 जो है चौथी योजना जो है 69 से लेकर कब तक चलता है, 74 तक चलता है। उसके बाद चौथी 5वीं जो है आपका चलता है 74 से फिर 78 तक चलता है, 74 से 78 तक। और 6ठी योजना जो है यह 80 से 85 तक चलता है और 85 से लेके 90 तक चलता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद फिर चलता है 92 से कब तक, 92 से 97 तक। ठीक है, 97 से 2। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर की प्राप्ति। और 6ठी योजना में 82 में ही आपका क्या होता है, नाबार्ड की स्थापना होता है, जिसका कार्यकाल कब है, 90 से 85। चलिए कहता है श्री वरदराजन का मंदिर। ठीक है, आंसर बताइए तो। कहता है श्री वरदराजन का मंदिर जो है किस देवता को मेरे भाई समर्पित है। ठीक है, देखिए श्री वरदराजन की मंदिर की बात करें तो यह क्या पड़ता है, यह कांचीपुरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे भाई, नोट कीजिएगा, कांचीपुरम में पड़ता है यह मंदिर। और यह मंदिर जो है किसको समर्पित है, तो यह मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है मेरे भाई, विष्णु भगवान को समर्पित है। श्री वरदराजन का मंदिर विष्णु को समर्पित है और यह कांचीपुरम में पड़ता है। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो। कला करता है, कहता है नेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं। देखिए
इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बाकी बात सब तो आपको याद होगा। कहता है 20वां क्वेश्चन कि अमीर खुसरो अपना दरबारी काम किस शासक के शासनकाल से शुरू किया था? बात करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो एकदम अच्छा से इसका आंसर देखिएगा, गलती नहीं हो, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा क्या कहता है। बना लिए? इसका डिस्कशन पिछले क्लास में भी हुआ था। यहाँ पर यह नहीं पूछा मेरे भाई कि अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे या संगीतकार थे। यहाँ पूछ रहा है कि अमीर खुसरो अपना दरबारी काम जो है किस शासक के शासनकाल से शुरू किया। ठीक है, अगर प्रसिद्ध की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में यह प्रसिद्ध जो है संगीतकार था। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन यहाँ कह रहा है किसने अपने दरबारी कार्यकाल जो है शुरू किया था मेरे भाई? यह बलबन के दरबार से शुरू किया था। किसके दरबार से? बलबन के दरबार से शुरू किया था। अमीर खुसरो जो है इसे तबला और सितार का जो है आविष्कारक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तो किसके दरबार शुरू किया था? बलबन की बात करें तो सिजदा पेबस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किया था। सैनिक का स्थायी वेतन रखने की व्यवस्था, सैनिक की हुलिया लिखने की व्यवस्था शुरुआत किया था। अकबर की बात करें तो अकबर ने तीर्थ यात्रा जजिया कर 64 में समाप्त किया था। मजर की घोषणा किया था 1579 में किया। ठीक है, और दीन इलाही धर्म चलाया था 82 में और 83 में दीन इलाही सम्मत चलाया था।